जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़ें स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी बघेल है। मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है एमपीपीएससी 2019 में और मेरी रैंक सेकंड रही है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने एमबीए किया है जयपुर से इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। फिर मैंने तैयारी के दौरान एमए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। मेरा 2019 फर्स्ट अटैम्प्ट था। उसके बाद मैंने 2020 भी क्लियर किया था, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद मैंने 21 दिया था और 22 भी दिया था। मैंने टोटल 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं। 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, 2 बार मेंस दिया है क्वालिफाइड और 2 बार इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। अगर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो प्रीलिम्स 2 पेपर होते हैं। पेपर ए में आपको कट ऑफ मार्क्स में क्वालिफाई करना होता है, सेकंड क्वालिफाइंग होता है जिसमें सीसैट पूछा जाता है। तो पेपर 1 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें अब सिलेबस चेंज हो गया 2019 से के बाद से। तो उस पर 10 यूनिट्स होती है, जिसमें कुछ यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यूनिट 10 है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो ईजिली स्कोरिंग होता है। तो उसके लिए मार्केट में काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसके, लाइक कब उसका फॉर्मेशन हुआ, स्पेसिफिकली डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हर साल 1 से 2 डेट्स पूछी जाती है। उसके फर्स्ट मेंबर कौन थे, महिला कोई अगर चेयरपर्सन रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट मेंबर कौन है, और अगर कोई किसी चेयरपर्सन ने 2 या 2 से ज़्यादा टर्म सर्व करी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कौन उनके लिए रूल्स बनाता है, ये आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं 1 से 2 पेजेस के लिए। ये बहुत यूज़फुल होता है रिविजन करने के लिए, यूनिट 10 के लिए जो रीजनल एंड नेशनल बॉडीज़ हैं। सेकेंड हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट में, प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी, वो हो जाता है आपका मध्य प्रदेश जीके। उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है कुछ बुक्स। एक है परीक्षा धाम और दूसरी है मुकेश महेश्वरी जी की बुक। जो आप दोनों में से जो आप कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हैं। दोनों में ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। आप प्रीलिम्स के लिए उसमें हर एक एस्पेक्ट और हर एक फैक्ट को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, वो आपको मेंस में भी काम आएगा। और एमपी से हमेशा 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके वेरियस यूनिट्स को कवर कर देगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ एमपी वहाँ से कवर हो जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पीडी को कंसिडर किया था। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ कंसिडर की जाती है, जो आपके प्रीलिम्स में मोस्टली करंट अफेयर्स उससे कवर हो जाते हैं। उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन भी होता है स्पीडी में, तो आपका जो स्पोर्ट्स की एक यूनिट है वो उससे कवर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स का स्पोर्ट आपको जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री होती है, ओलंपिक्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होता है, वो आपको लूसेंट से पढ़ना होगा। लूसेंट में एक मिसलेनियस पार्ट होता है जो एंड पे दिया होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आपको एकदम अच्छे से याद करना होगा। उससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ रिपीटेड भी होते हैं, तो वो आप वहाँ से कंसिडर कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट फीमेल कौन थी जिन्होंने अवार्ड जीता, इंडियन जो ओलंपिक में अवार्ड जीता था, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा लूसेंट के मिसलेनियस पोर्शन से। वहाँ से आपका स्पोर्ट्स कवर हो जाएगा और बेसिक जो अदर जो फर्स्ट कौन था, सुपरलेटिव्स, फर्स्ट कौन सी फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं, ये सब वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। थर्ड फैक्ट है कि आपको जो बेसिक बड़े पोर्शंस होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब के लिए आप नोट्स कंसिडर कर सकते हैं मार्केट से, या फिर कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ एनसीईआरटीज़ के उससे गो थ्रू करिए। 6 to 10th हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए आप बेसिक उससे जाइए। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है कोचिंग के, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं और उस पर आप अपने जो आप डेली बेसिस पे चेंजेस आप पढ़ते हैं वो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स की एक स्ट्रैटेजी हो जाती है। इसके साथ में आपको रोज़ 10 से 20 क्वेश्चंस
आप अगर 1 साल 6 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं, रोज़ आपको 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इससे आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ रह जाती है कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ था, तो आप वो एलिमिनेशन टेक्निक जो है आप आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो आप मॉक्स लगाइए और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ आप अच्छे से कीजिए, ताकि आपको एक एक मार्क का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, तो एक एक मार्क आपको अंडर कर सकता है या बाहर कर सकता है। तो ये आप चीज़ का बस ध्यान रखिए। और रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोमेंट पे कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए। 15-20 दिन पहले पढ़ना बंद कर दीजिए। नया आप सिर्फ रिवाइज़ करिए। 10 यूनिट है तो आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपको मेंस में भी फिर से पढ़नी पड़ती है। तो वो बहुत एक चीज़ होती है जो यूज़फुल हो जाती है। अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है तो आपको मेंस में वो चीज़ याद रहेगी। एक चीज़ और है कि अगर आपके पास समय, आप 1 साल पहले या 1.5 साल पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के, तो आप मेंस के पढ़ने के साथ स्टार्ट कीजिए। आप डायरेक्ट प्रीलिम्स मत पढ़िए। अगर आप मेंस पढ़ते हैं तो आपका एक नज़रिया जो हो जाता है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। आप वेरियस पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में भी पॉलिसी पूछ ली जाती है, उसका ईयर पूछ लिया जाता है, या किस चीज़ से रिलेटेड है वो चीज़ पूछ ली जाती है। तो आप मेंस के साथ स्टार्ट कीजिए। प्रीलिम्स आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना पड़ेगा वो करंट अफेयर्स है और कुछ बेसिक मिसलेनियस पोर्शन होता है वो पढ़ना होता है। तो आप मेंस के साथ स्टार्ट कीजिए। मेंस की जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है वो मैंने खुद से प्रिपेयर करी थी। मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे जो मार्केट में सबको ही अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी। मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। पॉलिटी के मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। एनवायरनमेंट के लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। जो बेसिक बुक वाइज और चैप्टर वाइज अब मैं स्टार्ट करूँगी। पेपर 1 2 पोर्शन में होता है, GS 1। पार्ट ए जो होता है वो हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री के लिए आप के पास समय है तो आप NCERT से स्टार्ट कीजिए। NCERT 6 to 10th। आपके पास समय नहीं है तो आप तो मार्केट से नोट्स ले सकते हैं। आपके पास है तो आप प्लीज़ नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको उससे आइडिया लग जाता है कि क्या पूछा जाएगा। क्योंकि 3 मार्क में कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। जैसे कुछ सेशन पूछ लिया गया है कांग्रेस का, या किसी पर्टिकुलर एक ऋग्वैदिक पीरियड का कुछ एक कोई ऑफिशियल पूछ लिया गया है जो हमें याद नहीं रहते, वो NCERTs में दिए हुए होते हैं, वो कर लीजिए। प्लस लूसेंट है। लूसेंट की जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें बॉक्सेस दिए होते हैं बुक्स से रिलेटेड, या कोई सेशन से रिलेटेड, या जो गवर्नर्स रहे हैं उस टाइम के, उन्होंने क्या काम किया है, किस फील्ड में काम किया है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। आप नोट्स बना लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको याद रहता है, आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा कि आपने किस पन्ने में कौन सी चीज़ लिखी थी। आपको एक फ्लैशबैक्स आते हैं वहाँ पे। आप पर्टिकुलरली मेंशन कीजिए, ईयर मेंशन कीजिए। आप गवर्नर्स रहे, कोई लीडर रहा है वो मेंशन करिए। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली आपको मैप्स बनाने चाहिए। वो काफ़ी स्कोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो अट्रैक्टिव लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। अगर आप सिर्फ पैराग्राफ्स में लिख देंगे तो वो थोड़ा टीडियस जॉब हो जाता है जो कॉपीज़ चेक कर रहे हैं उनके लिए। तो आप मैप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि किसकी राजा भोज अगर पूछा गया है, राजा भोज के बारे में पूछा गया है, तो उनकी टेरिटरी आप मार्क कर सकते हैं उस पर। इसके अलावा मैंने जो एक टेक्निक यूज़ करी थी वो थी कि अगर मेरा 5 मार्क और 11 मार्कर के लिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आया तो मैं एक टेबल फॉर्म में उसको दिखा सकूँ, दर्शा सकूँ। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एक 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ट्राइबल रिवोल्ट्स उसमें लिखनी थी। मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें मैंने वेरियस कॉलम्स और रोज़ में लिखा था उसमें कौन से रिवोल्ट्स हुए, उनके क्या ईयर थे, मेन कॉजेज़ क्या थे वो रिवोल्ट्स के, और उसका क्या कंक्लूजन निकला। तो ये एक आपका टाइम बचाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपका टाइम, आपको एक कंसिडरेशन रहता है। आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, आपको 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं। तो एक टेबल बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, मैप्स बनाइए। ये स्पेसिफिकली आप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके मार्क्स उसी से कंसिडर किए जाते हैं। पार्ट बी की बात की जाए, ज्योग्राफी की बात की जाए, GS 1 की, तो ज्योग्राफी में भी सेम होता है। आप NCERT 6 to 10th पढ़ लीजिए। एक बहुत अच्छी बुक है मार्केट में, महेश बर्णवाल जी की, उसमें आपको मेजर पोर्शन मिल जाता है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में भी MP की ज्योग्राफी आप मुकेश महेश्वरी जी की बुक से कर सकते हैं, या परीक्षा धाम से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हैं।
ज्योग्राफी में आपको 3 मार्कर में भी अगर आप कोशिश कर सके तो प्लीज़ छोटे छोटे डायग्राम्स बनाइए। अगर आपसे मियांडर पूछा है या रेवाइंस पूछी है, या तो आप उसको मैप के थ्रू शो कर सकते हैं, तो वो आपको स्कोरिंग हो जाएंगे। अगर आपको कहीं 1 या 2 नंबर मिल रहे हैं तो हो सकता है 2.5 या 3 मिलने लग जाए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में इकोनॉमी का पोर्शन है, तो इकोनॉमी के लिए एमपी की इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली वो जो बुक्स मैंने बताई हैं उससे कंसिडर हो जाएंगी। प्लस मैंने जो चीज़ यूज़ करी थी वो था कि मैंने इंटरनेट का बहुत सहारा लिया। मेजर जो फैक्ट्स होते हैं वो इंटरनेट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो उससे आप अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, किसी पे डिपेंड मत होइए। जो बेसिक इकोनॉमी है वो मैंने मार्केट में नोट्स अवेलेबल थे उसको मैंने कंसिडर किया, तो मेरी इकोनॉमी वहाँ से कंप्लीट हो गई थी। वो इतना बड़ा पोर्शन नहीं था। अब GS2 की बात की जाए, ये भी 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। पॉलिटी के लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। आप इसके लिए लक्ष्मीकांत को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें आपको पर्टिकुलर आर्टिकल्स दिए रहते हैं, रेफरेंसेस दिए रहते हैं, केसेस जो उस चीज़ आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जिसको आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, आपको मार्क्स बढ़ाने में इंक्लूड करेगा। प्लस वो मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। वो लगती बड़ी है बट इतनी बड़ी होती नहीं है क्योंकि आपको टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ने पड़ते हैं। कमीशंस उसमें आपको मिल जाएंगी, मोस्ट ऑफ द कमीशंस आर देयर इन द बुक। और कुछ बॉडीज़ भी दी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो आप वहाँ से कवर हो जाएंगी आपकी। आप खुद के नोट्स बनाइए पॉलिटी के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप मार्केट से नोट्स ले सकते हैं, वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें बेसिक आपको डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं और काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं उसको। पार्ट बी इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी का पार्ट है पार्ट बी जो है। इकोनॉमी के लिए आप मार्केट से रेडिली अवेलेबल नोट्स होते हैं वो ले सकते हैं, उसमें आप खुद के इनपुट्स डाल सकते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के लिए है। जो एग्रीकल्चरल के इश्यूज़ हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं मेंस के, वो आप खुद से नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये आपको एक मेंटालिटी डेवलप करने में भी हेल्प करता है जो आपको आगे इंटरव्यू में हेल्प करता है कि क्या एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या इश्यूज़ चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इकोनॉमी में। ये आपके इकोनॉमी में बहुत, इकोनॉमी के सब्जेक्ट में बहुत यूज़फुल होते हैं और आपकी एक थिंकिंग डेवलप करने में बहुत यूज़फुल होते हैं। और GS3 की बात की जाए तो वो पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड पेपर है। उसमें 10 यूनिट्स है, डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स है, ICT है, एनवायरनमेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब प्रॉपर साइंस की बात की जाए, बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की बात की जाए, तो इसके लिए आप 6 से 10 तक की बुक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप वो अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो एक लूसेंट आती है साइंस स्पेसिफिक, आप वो रेफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ से मेजर पोर्शन कवर हो जाते हैं। क्योंकि 2020 में जो पेपर आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वो 11th 12th और हायर क्लासेस का सिलेबस पूछ लिया गया था, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आप 6 to 10th का रेफ़र कर लीजिए या लूसेंट को आप रेफ़र कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट के लिए मैंने बुक यूज़ करी थी वो घटना चक्र थी, वो एक बहुत अच्छी बुक है, वो प्रीलिम्स में भी आपको कंसिडर की जा सकती है। उसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं लास्ट में और उसमें डायग्राम्स रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स के लिए मैंने शादा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वहाँ से कंसिडर किया था, जिससे आपका CSAT का पोर्शन भी अच्छे से कवर हो जाता है। प्लस ICT के लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को रेफ़र किया था। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपको वहाँ से काफ़ी आपको नॉलेज मिल सकती है। प्लस मेंस की आंसर राइटिंग में वो बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो GS3 में आप यूज़ कर सकते हैं। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और GS अगर 4 की बात की जाए, वो एथिक्स का पेपर होता है। तो एथिक्स के लिए मैंने मार्केट से जो नोट्स अवेलेबल थे वो यूज़ किए हैं। प्लस फिलोसोफर्स के लिए भी मैंने मार्केट से पब्लिकेशंस की बुक्स थी वो यूज़ की है। साथ में मैंने सप्लीमेंट के लिए लेक्सिकॉन एक बुक आती है एथिक्स की, स्पेसिफिकली UPSC लेवल की, वो उसको रेफ़र किया था। उसमें फ़िलोसोफर्स के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। प्लस बेसिक डेफिनेशंस जो हैं
वो उससे मैंने कंसिडर की हैं, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको सिलेबस जो है एथिक्स का, उससे बेसिक डेफिनेशंस उठा के पूछ ली जाती है कि एटीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। उसमें स्पेसिफिकली कोट्स भी मेंशन किए हैं लेक्सिकॉन में, आप उसको आंसर में अगर इंक्लूड करेंगे वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो एथिक्स में मैंने जो एक चीज़ अपनी तरफ से इनपुट लाने की कोशिश करी थी कि मैंने बहुत जो फेमस लोग हैं, जो फ़िलासफ़र्स रहे हैं, उनके कुछ कोट्स याद किए थे। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, इन सब के मैंने कोट्स याद किए थे। मैं उनको आंसर्स में इंक्लूड करती थी, जो मेरे 5 मार्कर या 11 मार्कर होते थे उनमें इंक्लूड करती थी। तो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, एक डिफरेंट हो जाती है आपकी कॉपी उस चीज़ से। और एक उस एथिक्स का एक और पोर्शन है केस स्टडी। केस स्टडी को आपका जो नज़रिया होता है सॉल्व करने का, वो ये होना चाहिए कि केस स्टडी आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको अलग से मेंशन करना चाहिए कि कौन पार्टीज़ हैं, किसको जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो अगर कोई रूल ब्रेक हो रहा है वो क्या रूल ब्रेक हो रहा है, आप क्या अलग से सल्यूशन देना चाहते हैं। आप सिर्फ पैराग्राफ से स्टार्ट मत कीजिए लिखना, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में और समझ में भी नहीं आता है कई बार। तो आप पॉइंट वाइज लिखिए पार्टीज़ कौन है, सल्यूशन आप क्या देना चाहेंगे, कौन सी वैल्यूज़ जो एथिकल वैल्यूज़ है वो लैग कर रही है, या एक जो सिविल सेवक है उसमें क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वो अगर आप उस हिसाब से केस स्टडीज़ करेंगे तो एक बेटर इम्प्रेशन पड़ेगा। पेपर 5th जो है वो हिंदी का है। तो हिंदी के लिए मैंने चंचल जैन जी की बुक आती है, हिंदी की एक अच्छी बुक है, उसको कंसिडर किया था। मेरी हिंदी पूरी वहाँ से कवर हो गई थी। हिंदी लगती बहुत बड़ी है, जो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उनको हिंदी बहुत बड़ी लगती है, उनको प्रॉब्लम भी होती है हिंदी पढ़ने के लिए। तो आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए, डेली आप हिंदी का एक न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, नई दुनिया, दैनिक भास्कर। उससे आपका एक व्याकरण अच्छी डेवलप हो जाती है, आपका शब्दकोश एक अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि प्रशासन में आने के बाद आपका एक शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। तो एक पोर्शन भी है प्रशासनिक शब्दावली हिंदी का, तो वहाँ से पढ़िए आप। अगर आपके पास समय है 2 महीने 3 महीने, हिंदी आप पढ़ना चालू कर दीजिए। आप कुछ पर्यायवाची, अनुलोम विलोम, प्रशासनिक शब्दावली ये पहले पढ़ लीजिए। इसमें ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें होती है, जो आपको आखिरी में जाके आप नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। तो इस पे ध्यान दीजिए आप हिंदी में। प्लस कुछ चीज़ें होती है हिंदी में, आप मात्राओं की गलती मत करिए, वहाँ पकड़ा जाती है, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हिंदी काफ़ी स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है, आप अगर उसमें थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे तो वो बहुत आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकता है, और आपका हो सकता है मेंस में एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। जो एक लास्ट पेपर होता है हमारा, वो होता है निबंध का पेपर, जो हिंदी में ही लिखना पड़ता है हमें। तो निबंध में अब सिलेबस चेंज हो गया है 2020 के बाद से, तो निबंध में अब आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो निबंध के लिए मैंने खुद से ही तैयारी करी थी। मैं इंटरनेट से मेरा एक कोट्स की मैंने एक अलग नोटबुक बना रखी थी, जिसमें मैं किसी फेमस व्यक्तियों ने जो कहावतें कही हैं, कोई पोयम कही गई है उस बारे में, वो मैं लिख लेती थी। जैसे अहिंसा के बारे में गांधी जी ने कोई कोट कहा गया है, कोई उनके द्वारा कहा गया, मैं वो लिख लेती थी। तो वो मैं अगर निबंध स्टार्ट करती हूँ तो सिर्फ एक कोट से करती हूँ, कोई पोयम हो महिला के बारे में उससे करती हूँ, तो एक अलग अच्छा देखने में लगता है, सुनने में लगता है। प्लस उसके बारे में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है निबंध करने का। निबंध में मैं जो फॉलो करती थी, मैं बता रही हूँ, मैं कुछ करंट की जो सिचुएशन होती थी उससे स्टार्ट करती थी, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर क्या इश्यूज़ हैं, क्या हम सल्यूशन ला सकते हैं, समाज में क्या उस का नज़रिया क्या है उस बारे में, या क्या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, वो मेंशन करती थी। और लास्ट में एक कंक्लूजन मैं करती थी। लास्ट में मैं कोशिश करती थी कि कुछ एक अच्छी इम्पैक्टफुल लाइन से ख़त्म कर सकूँ, तो वो एक इम्पैक्ट देता है, आपको एक एज देता है निबंध के पेपर में। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी रही है बेसिकली। प्लस आप आंसर राइटिंग, मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए, रोज़ कीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप लिख के देखिए, एक रफ फॉर्मेट बना के देखिए कि इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे। अगर एक पर्टिकुलर आपको इकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है या ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो एक रफ में आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, डेफिनेशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं, एक मेन बॉडी होती है, एक कंक्लूजन होता है। ये तीनों फैक्टर्स होने चाहिए आपके आंसर्स में, तो ज़्यादा सिस्टमैटिक लगता है। प्लस आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, पैराग्राफ वाइज मत लिखिए।
वो अच्छा नहीं लगता है, और आपने कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है उसे अंडरलाइन ज़रूर करिए। डायग्राम्स मैंने जो पहले भी मेंशन किया है, डायग्राम्स, टेबल्स, मैप्स, इनको ज़रूर इंक्लूड करिए जहाँ भी आप कर सकते हैं। वो बुरा नहीं लगेगा, कहीं भी दिखने में अच्छा ही लगता है। एमपी का, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप आपको अच्छे से आना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप ड्रॉ कर सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कॉम्पैक्ट साइज़ में ही करना है, ये ज़रूर आप मेंशन करें। अगर हिमालयन रेंजेस पूछिए तो आप ज़रूर मेंशन करिए, उसको मैप बनाइए, हिमालयन रेंजेस उसमें दिखाइए, तो वो एक अच्छा एज हो जाता है आपके लिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट फेज़ जो हमारे एग्ज़ाम का होता है, वो इंटरव्यू हो जाता है, जहाँ पे एक मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाती है। अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छा है, इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स दे दिए गए हैं, तो आपका पोस्ट में बहुत एक डिफरेंस आ जाता है। वही आपके मेंस में कम है, इंटरव्यू में बहुत अच्छे है, तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है। तो इंटरव्यू जो होता है बेसिक आपकी पर्सनालिटी को ही जज किया जाता है। जब आप गेट से एंटर करते हैं, अब जब जाते हैं तब आपको पूरा जज किया जाता है। ये बेसिक है कि आप वो जानना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज, ये नहीं फैक्चुअल नॉलेज नहीं, आप कैसे आर्टिकुलेट करते हैं अपनी चीज़ों को, आपका नज़रिया क्या है दूसरी चीज़ों को लेके, और आप घबरा तो नहीं रहे। अगर आपको उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको नहीं आते हैं तो बिल्कुल आप ना बोल दीजिए, आप पोलाइटली उसे नो कर सकते हैं, वो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके मार्क्स में। बट जो चीज़ें आपको बननी चाहिए, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे गए कि एक अगर दंगे की सिचुएशन हो गई, आप क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप ना नहीं कर सकते हैं। इसमें आप ना बोलेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की आपको चीज़ें पढ़ के डेफिनेटली जानी चाहिए। प्लस कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो आपको इंटरव्यू में ज़रूर पढ़ने चाहिए। पहला, आपका जन्म दिवस है उससे लेके अभी करंट की सिचुएशन तक आप ज़रूर पढ़िए कि आपका जिस दिन जन्म हुआ है वो तारीख, वो साल क्यों ख़ास है। अगर उसमें किसी और का भी जन्म हुआ है, किसी फेमस व्यक्ति का, वो ज़रूर पढ़िए। आपका जो नाम है वो उससे क्या सिग्निफाई करता है, जैसे मुझसे मेरे नाम का मतलब पूछा गया था, तो वो आप ज़रूर पढ़िए। आप जहाँ पैदा हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़िए कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कौन फेमस व्यक्ति वहाँ से आते हैं, इकोनॉमी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट क्या है, और सेक्स रेशियो क्या है। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, ये फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको पढ़ के ही जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो करंट सिचुएशन में एक साल की चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी में चल रही हैं, तो ये आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। इजराइल पैलेस्टीन, ये सब, इस पे आपका एक नज़रिया होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं इस बारे में तो आपको एक आंसर करके आना चाहिए। और एक स्टिक करिए कि आपका नज़रिया क्या है, आप दोनों तरफ बात मत करिए। अगर आप उससे अग्री करते हैं तो अग्री पे ही टिकिए, आप नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उससे पेश कर सकते हैं। बट आप दोनों तरफ मत बात करिए, क्योंकि वो एक नज़रिए का फ़र्क हो जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों अप्रिशिएट किए जाएंगी। तो इंटरव्यू में ये मेरी टिप्स हैं। प्लस आप मॉक्स दीजिए, डेफिनेटली दीजिए। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी मॉक्स दे सकते हैं। प्लस आपके साथी हों, आपके मित्रगण हों, आपके माता पिता हों, या कोई भी आपका भाई बहन हो, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो आपका मॉक ले या कुछ क्वेश्चन पूछे, तो एक हैबिट डेवलप होने लग जाती थी। एक और चीज़ है, आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत हेल्प करती है आपको कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे आंसर कर रहे हैं। आपका आई कांटेक्ट बहुत मेजर एक पार्ट प्ले करता है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेंबर्स, उनसे आंखें मिलाकर ही बात कीजिए। आप नीचे मत देखिए, ऊपर मत देखिए, अच्छा नहीं लगता है। आप सोच रहे तो ऊपर देखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरी टिप्स है इंटरव्यू के लिए।